वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम इग्नो एमएस सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर का एक असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करेंगे MSU 004 यानी कि सोशियोलॉजी इन इंडिया का जो असाइनमेंट है उसको। ये असाइनमेंट जिन्होंने जुलाई 2023 में अपना एडमिशन ली है और जिन्होंने जनवरी 2024 सेशन में अपना एडमिशन ली है, ये दोनों सेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये सेम असाइनमेंट होता है। इस वजह से आप लोग ज़रा भी कंफ्यूज्ड मत होना। ये एक ही असाइनमेंट दोनों सेशन के स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं। जिन्होंने जुलाई में अपना एडमिशन ली है वो लोग सबमिट करेंगे 31 मार्च से पहले, और जिन्होंने जनवरी में अपना एडमिशन ली है वो लोग सबमिट करेंगे 30 सितंबर 24 से पहले। यहाँ पर अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। खासकर जो इग्नो के स्टूडेंट हैं उनके लिए हर कोर्स के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी। आप लोग इस प्लेलिस्ट से सारी चीज़ें इजीली कवर कर सकते हो। आप लोगों को बुक्स का जो ये टेंशन भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको एनालाइज करते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इनको चुन के मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है। आप लोग ये प्लेलिस्ट के ऊपर विश्वास रख सकते हो। प्रीवियस ईयर में भी इस प्लेलिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और जिन्होंने भी ये प्लेलिस्ट फॉलो की है उन्होंने 100% अपना जो आंसर है वो लिख के आए हैं। इस वजह से आप लोग इस प्लेलिस्ट के ऊपर अपना विश्वास रख सकते हो। तो अब हमारा जो असाइनमेंट है MSU 004 यानी कि सोशियोलॉजी इन इंडिया का जो असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक दो बात जान लेते हैं। यहाँ पर हमें टोटल 5 क्वेश्चन को आंसर करना होगा। एक सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन हमें आंसर करने होंगे, और साथ साथ जब हम आंसर्स लिखेंगे तो हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट लिखना मैंडेटरी है। और जब आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे तो असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आपका जो असाइनमेंट पेपर होगा वहाँ पर पहले होगा कवर पेज, फिर होगा इंडेक्स। इंडेक्स में आप लोगों ने कौन से क्वेश्चंस लिखी है और वो कौन से पेज पे है वो लिखोगे, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर ज़रूर अटैच करके देना, क्योंकि इग्नो के जो लोग हैं वो लोग हमेशा असाइनमेंट में क्वेश्चन पेपर का अटैचमेंट चाहते हैं, और उसके बाद आप लोग अकॉर्डिंगली अपना जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है वो अरेंज करके दे देना। अब हमारा जो असाइनमेंट का सल्यूशन है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैंने 5 क्वेश्चन का सल्यूशन यहाँ पर दिया है। पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स द मेजर रिसर्च ऑन विलेजेस इन इंडिया। इंडियन विलेजेस में जो भी सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस हुए हैं, जो मेजर रिसर्च है वो क्या क्या है, और उसको हमें सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना होगा। जब हम इंडिया की बात करते हैं, खासकर इंडिया में सोशियोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, यहाँ पर रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में जो भी एरियाज़ है, ज़्यादातर एरियाज़ हमारा विलेजेस है, और ख़ासकर विलेजेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विलेजेस के रिसर्चेस के द्वारा ही हम हमारे ट्रू इंडिया को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर मेजर रिसर्चेस में हम देखते हैं MN श्रीनिवास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। MN श्रीनिवास बहुत ही एक प्रोमिनेंट हमारा सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दी है। उन्होंने संस्कृताइजेशन के साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, इस तरीके का और भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्कस की है। हमारा खासकर जो विलेजेस में जो कस्टम्स, रिचुअल, लाइफस्टाइल है, यहाँ पर किस तरीके का बदलाव हो रहे हैं उन्होंने संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाया है। यहाँ पर उन्होंने रामपुरा विलेज में अपना स्टडी को कंडक्ट किया था, और वहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर रहे थे। वो लोग अपना रिलीजियस बिलीफ्स चेंज कर रहे थे ताकि वो लोग अपनी कम्युनिटी में थोड़ा और बेहतर हो और सोसाइटी में उनका जो पोजीशन है वो और भी बेहतर हो। फिर हम देखते हैं लुई डोमोस विलेज स्टडीज़। लुई डोमो ने भी विलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। उनका जो स्टडी था वो बेसिकली श्रीपुरम विलेज पे था। वहाँ पर उन्होंने स्टडी की थी कि हमारे विलेज में जो सोशल रिलेशनशिप है वो किस तरीके से एक वेब क्रिएट करता है, यानी कि एक जाला जैसे किस तरीके से क्रिएट करता है। हर रिलेशनशिप किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और विलेजेस में सोशल इक्विलिब्रियम किस तरीके से बना हुआ होता है, इसके बारे में लुई डोमो ने रिसर्च की थी।
फिर हम देखते हैं एंद्रे बेते स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज। एंद्रे बेते ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विलेज के हिसाब से स्टडी की थी कि विलेजेस में किस तरीके का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देती है और साथ साथ सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव आता है, ये उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने विलेज ऑफ बेला में अपना स्टडी को कंडक्ट किया था। वहाँ पर किस तरीके से एक न्यू इकोनॉमिक क्लास का ग्रोथ होता है और पावर डायनामिक्स में किस तरीके का बदलाव आता है, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम का जो हायरार्की है उसमें किस तरीके का बदलाव आता है, उन्होंने अपने स्टडीज़ में दिखाया था। फिर है एम.एन. पानिनीस एग्रेरियन स्ट्रक्चर स्टडीज़। एम.एन. पानिनी ने अपना एग्रीकल्चर स्टडीज़ एग्रेरियन जो स्ट्रक्चर है विलेजेस में उसको स्टडी की थी। वहाँ पर लैंड ओनरशिप का किस तरीके का बदलाव आता है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बना हुआ होता है, इसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी। फिर हम देखते हैं लीला दुबे's कंट्रीब्यूशन। लीला दुबे ने जेंडर डायनामिक्स के ऊपर अपना रिसर्च कंडक्ट की थी। उन्होंने स्टडी की थी कि विलेजेस में किस तरीके से महिलाओं का रोल और स्टेटस में हम बदलाव देख सकते हैं। यहाँ पर वुमेन्स एजेंसी के ऊपर उन्होंने काम किया था, साथ साथ इंटरसेक्शनलिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर के ऊपर भी उन्होंने रूरल सोसाइटीज़ में काम की थी। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो हमारा विलेज स्टडीज़ है, अलग अलग रिसर्चर ने जिस तरीके से हमारे विलेजेस को स्टडी की थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा विलेजेस का रूरल सेटिंग्स का पावर डायनेमिक्स को समझने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और साथ साथ इंडिया में जो सोशल चेंजेस आ रही है इसको समझने में भी हमें ये सारे मेजर वर्क्स हमें बहुत मदद करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड डिस्कस द ब्राह्मणिक पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट इन इंडिया विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कास्ट क्या है और साथ साथ ये जो ब्राह्मणिक पर्सपेक्टिव है कास्ट का, ये इंडिया में किस तरीके से काम करता है, हमें एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझाना होगा। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बेसिकली एक बहुत ही डाइवर्स कल्चर का जगह है जहाँ पर अलग अलग तरीके का चीज़ें हम देखते हैं। इसमें से हिंदू कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में। यहाँ पर हम कास्ट सिस्टम में सोशल हायरार्की देखते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं और लोगों के बीच में इंटरेक्शन और रिलेशनशिप का किस तरीके का बदलाव होगा ये भी हम कास्ट सिस्टम में देखते हैं। यहाँ पर कास्ट सिस्टम को देखने का बहुत सारे अलग अलग तरीके का नज़रिया है। इसमें से हमारा एक अलग तरीके का नज़रिया है ब्राह्मणिक पर्सपेक्टिव, यानी कि जो लोग कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण्स है, जो बेसिकली कास्ट के जो हायरार्की है वहाँ पर ऊपर रहते हैं, उन लोगों के हिसाब से हमारा कास्ट सिस्टम किस तरीके का है ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा। जब हम कास्ट की बात करते हैं, कास्ट बेसिकली हमारा इंडिया का जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इसमें एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है। ये बेसिकली हेरिडिटरी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर सोशल ग्रुप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की बात की जाती है। यहाँ पर हमारा सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और इंटरेक्शन किस तरीके का होगा ये कास्ट सिस्टम में बताया जाता है। कास्ट सिस्टम हमारे कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब जब हम ब्राह्मणिक पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट की बात करते हैं, ब्राह्मण्स किस नज़रिए से हमारे कास्ट सिस्टम को देखते हैं। ब्राह्मण्स बेसिकली जो सेक्रेड टेक्स्ट है वहाँ पर किस तरीके का चीज़ें लिखा गया है, यहाँ पर बुक्स में किस तरीके से हमारे कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया गया है, उसके हिसाब से वो लोग हमारे कास्ट सिस्टम को देखते हैं। ब्राह्मण्स बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स और वर्सेस में जिस तरीके से लिखावट है उसी तरीके से हमारे समाज को भी देखते हैं। इस वजह से ब्राह्मण्स खुद को सुपीरियर मानते हैं, क्योंकि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है वहाँ पर ब्राह्मण्स को हमेशा ऊपर ही रखा गया है और एक बेहतर दर्जा दिया गया है। यहाँ पर जो ब्राह्मण्स का पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली वर्ण जाति थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर वर्ण जाति थ्योरी में 4 वर्णस की बात की गई है, वो है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण्स जो है वो बेसिकली प्रीस्टली पीपल होते हैं, वो लोग ज्ञान देते हैं और साथ साथ पूजा पाठ करते हैं। जो क्षत्रियस होते हैं वो रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर वॉरियर्स होते हैं, यानी कि जो लोग वॉरियर्स होते हैं, जो लोग बेसिकली फाइट करते हैं हमारे लिए, हमारे
लोगों को जो रक्षा करते हैं वो होता है क्षत्रिय। फिर आते हैं वैश्य। वैश्य बेसिकली जो बिजनेसमैन है वो होते हैं वैश्य, और शूद्र जो लेबरिंग क्लास, बेसिकली जो ऊपर के जो 3 कास्ट वर्णज है उनको ये सर्व करता है। अब ये वर्ण सिस्टम ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण्स को एक हाईएस्ट पोजीशन दिया गया है और जो शूद्रस है उनको लोअर पोजीशन दी गई है। इस वजह से हमेशा हम देखते हैं कि इस वर्ण जाति थ्योरी में किसी न किसी एक ग्रुप को सबऑर्डिनेट बनाया जाता है, और बाकी जो ग्रुप्स है, जो सबसे नीचे वाला ग्रुप है, वो बाकी ऊपर के ग्रुप्स को सर्व करता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस ऑन कास्ट। कास्ट के ऊपर ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो ब्राह्मणिक पर्सपेक्टिव है यहाँ पर हमेशा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि हर वर्ण, अलग अलग तरीके का जो वर्ण है वो अपने अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन को लेते हैं। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मणी होगा, वो पूजा पाठ ही करेगा, जो नाई होता है उसका बेटा नाई ही होगा। इसी तरीके से जो क्षत्रिय है, वॉरियर का बेटा वॉरियर होगा। इस तरीके से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की बात की जाती है, जो हमारे सोसाइटी की सॉलिडारिटी को बनाए रखती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं रिलीजियस अथॉरिटी। ब्राह्मण्स जो होती है वो बेसिकली प्रीस्टली क्लास होती है, यानी कि ये बेसिकली पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, और इस वजह से रिलीजियस का जो अथॉरिटी है ये ब्राह्मण्स के पास होता है। फिर हम देखते हैं सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की यानी कि यहाँ पर ऊपर से नीचे तक हायरार्की में अरेंज किया गया है हर वर्णस को। इसमें से जो ब्राह्मण्स है वो हमेशा ऊपर रहते हैं, इस वजह से वो अपने आप को हमेशा एक प्रिविलेज्ड पोजीशन पे पाते हैं और उनको इस चीज़ का एडवांटेज भी मिलता है। फिर है एंडोगेमी एंड इंटरमैरिज। यहाँ पर ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव के द्वारा एंडोगेमी जो है, एंडोगेमी को फॉलो किया जाता है, यानी कि एक वर्ण उसी वर्ण के साथ शादी कर सकता है, और यहाँ पर इंटर कास्ट मैरिजेस को नकारा जाता है, यानी कि मान्यता नहीं दी जाती है। यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस को बहुत बार रोका भी जाता है। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ब्राह्मणिकल जो पर्सपेक्टिव है कास्ट के ऊपर, ये एक बहुत ही अलग तरीके का सिस्टम है। ये बेसिकली हमारे सोशल मोबिलिटी को नकारता है। यहाँ पर लोगों के पास कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है। जो जन्म से जिस जगह पर है, जिस पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे वो सारी जिंदगी रहेगी। इस वजह से ये एक बहुत ही रिजिड एक सिस्टम है। यहाँ पर ब्राह्मणिकल जो व्यू पॉइंट है ये बेसिकली एक रिजिड व्यू पॉइंट है, और यहाँ पर सोशल मोबिलिटी, लोगों की जो बेहतरी है सोसाइटी में अपना स्टेटस को चेंज करना, इस तरीके का कोई सुविधा नहीं देती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द चेंजिंग वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल एमॉन्ग्स द मिडिल क्लास वुमेन। मिडिल क्लास महिलाओं में हम किस तरीके का वैल्यूज के में बदलाव देखते हैं, और साथ साथ उनके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव हम आजकल देखते हैं। हमारा सोसाइटी बहुत ही चेंजेबल है, और आजकल खासकर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे ज़िंदगी में भी बदलाव आ रही है। खासकर जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं उनके लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। यहाँ पर उनका कल्चर, वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव देखा जाता है। ओवर द डिकेड्स मिडिल क्लास वुमेन्स का जो सिस्टम है, लिविंग ऑफ स्टाइल है, ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं वैल्यू सिस्टम में और लाइफस्टाइल में मिडिल क्लास वुमेन्स की। यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एंशियंट टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो महिला है उनको घर में ही रखा जाता था। उनके पास ज़्यादा कोई राइट्स नहीं थे, वो उनको सिर्फ डोमेस्टिक रोल्स पालन करने होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा सोसाइटी इवॉल्व होता गया, जितना ज़्यादा हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स देखते हैं, उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के द्वारा लोगों के जेंडर के जो नॉर्म्स है ये चेंज होते रहे हैं, और वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स आजकल मिलने लगे हैं। फिर हम देखते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट। एजुकेशन मिडिल क्लासेस वुमेन्स को पहले नहीं मिलता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं हर किसी को एजुकेशन का सुविधा मिल रहा है। इस वजह से इस एजुकेशन के सुविधा के द्वारा वो लोग अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में
लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि नॉर्मल आजकल के हमारा सोसाइटी में महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर यहाँ पर देखा जाता है करियर चॉइसेस एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यहाँ पर जो महिलाओं का मिडिल क्लास महिलाएं हैं उनका जो करियर चॉइस है, ये वो लोग इतना ज़्यादा करियर को चॉइस नहीं कर सकते हैं। उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन में रखा जाता है, खासकर उनको होम मेकिंग में ही रखा जाता है। घर के जो कामकाज है उनके ऊपर उनको फोकस करवाया जाता है, खासकर मिडिल क्लास महिलाओं को। इस वजह से उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान देना भी बहुत दिक्कत होता है। लेकिन आजकल का हमारा जो सोसाइटी है, यहाँ पर हम इस चीज़ में भी बदलाव देखते हैं। महिलाएं बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में हम देखते हैं। आजकल पुलिस फोर्स में भी देखा जाता है, इंजीनियरिंग में भी देखा जाता है, हर जगह पर हम आजकल महिलाएं देखते हैं। और साथ साथ इसके वजह से महिलाओं में हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी देखते हैं। फिर है चेंजिंग फैमिली डायनामिक्स। यहाँ पर आजकल के टाइम में हमारा जो फैमिली का सिस्टम है ये बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले जो एकदम रिजिड पेट्रिलिनियल फैमिलीज थी वो आजकल थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो चुकी है। यहाँ पर हमारे मिडिल क्लास वुमेन्स का जो पोटेंशियल है, करियर एस्पिरेशन है, ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर मैरिजेस आजकल बहुत ही डिले करके कराया जा रहा है, जिस वजह से फैमिली में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हम आजकल देखते हैं। आजकल की महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इक्वली डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है और साथ साथ जॉब भी कर रही है। फिर देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ये जो मीडिया और टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा महिलाएं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आजकल के मिडिल क्लास के जो महिलाएं हैं वो लोग, उनका लाइफस्टाइल फिर वैल्यूज़ ये मीडिया और टेक्नोलॉजी के द्वारा शेप्ड हो रही है। ये लोग बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी के सामने आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें वो लोग डिजिटली पा रहे हैं, डिजिटली जो भी उनका सोसाइटी में उनके नॉर्म्स, एक्सपीरियंस, ये सारे चेंजेस करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो रही है। फिर देखते हैं मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, मिडिल क्लास वोमेन हैं, वो लोग अपने मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सचेतन हैं और अपना जो सेल्फ केयर है वो खुद ब खुद करना चाहती है। यहाँ पर एजुकेशन के बढ़ने के वजह से वो लोग अपना सेल्फ केयर करना और मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करना आजकल जानते हैं। फिर है चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ ब्यूटी एंड बॉडी इमेज। पहले के टाइम में जो लोग घूंघट ओढ़ते थे, ये चीज़ भी, पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ें आजकल धीरे धीरे कम हो रही है। ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, बॉडी इमेज का जो कॉन्सेप्ट है, खासकर इंडियन मिडिल क्लासेस वोमेन में ये चेंज हो रही है। पहले जो सारे लोग साड़ी पहनते थे आजकल वो नहीं पहन रहे हैं। आजकल चीज़ें सब बहुत ही मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के वजह से ये सारी चीज़ों में भी बदलाव आ रही है। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविज्म। पहले के टाइम में महिलाएं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा अपना रोल नहीं निभाती है, लेकिन आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए अलग तरीके का सीट्स का रिजर्वेशन भी होता है ताकि महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। खासकर जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं आजकल पॉलिटिक्स में अपना योगदान दे रही है, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रही है। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास के महिलाएं हैं उनका लाइफस्टाइल में आजकल हम बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं। यहाँ पर उनका एजुकेशन, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके उनका लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इस वजह से हम जेंडर रोल्स में भी और जेंडर एक्सपेक्टेशंस में भी हम बहुत सारे बदलाव देखते हैं, जो बेसिकली हमारी सोसाइटी के लिए एक बेहतर चीज़ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज द रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज चेंज ड्यूरिंग ए सोशल और नेचुरल डिजास्टर लाइक एन एपिडेमिक और अर्थक्वेक? डिस्कस क्रिटिकली। हमारे अर्बन या फिर जो रूरल सोसाइटी है ये कोई भी एक नेचुरल या फिर सोशल कैलामिटी के टाइम अपने आप को किस तरीके से ढालता है, इसके हमें क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। जब हम सोशल और नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, ये नेचुरल और सोशल डिजास्टर हमारे रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में ही हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है ये बेसिकली रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इस चीज़ का देखने को मिलता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में बहुत सारे अलग
चीज़ें डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रूरल और अर्बन सोसाइटीज़ में किस तरीके का बदलाव हम देखते हैं सोशल और नेचुरल डिजास्टर के टाइम। यहाँ पर हम देखते हैं सोशल डिसरप्शंस इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में ये जो डिज़ास्टर होते हैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खासकर जो गांव होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। इस वजह से कोई भी एपिडेमिक या फिर अर्थक्वेक के टाइम उनका जो बेसिक एक्टिविटी होता है, एग्रीरियन एक्टिविटी, उनको वो छोड़ना पड़ता है। इस वजह से उनका फूड सिक्योरिटी और लिवलीहुड में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इन रूरल सेटिंग्स। यहाँ पर जब भी कोई इस तरीके से का प्रॉब्लम का सिनारियो होता है, तब हम देखते हैं कि जो रूरल सेटिंग्स है, रूरल एरियाज है, वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिज़ास्टर के वजह से क्रॉप फेल्यूर हो सकता है, लॉस ऑफ लाइव स्टॉक हो सकता है, और उनका जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये सारे चीज़ों के वजह से गांव में खासकर लिमिटेड हेल्थ केयर होता है और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी बहुत ही चैलेंजिंग होती है। ये सारे एपिडेमिक के वजह से, इस डिज़ास्टर के वजह से उनको बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। फिर देखते हैं अर्बन चैलेंजेस एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन। जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर भी हम बहुत सारे अलग तरीके का चैलेंजेस देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सोशल फ्रेगमेंटेशन होते हैं, लेकिन गांव के मुकाबले ये जो अर्बन एरियाज़ है ये सारे चीज़ों को कोप अप करने में बहुत ही सक्षम होता है, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होती है। बहुत बार हमने देखा है कि अर्थक्वेक के टाइम शहरों में बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आते हैं। फिर है टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटीज़। जो अर्बन एरियाज़ है उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। इस वजह से वो लोग जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको बहुत जल्दी ठीक करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन गांव में ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ना होने की वजह से या फिर कम होने की वजह से हम वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन बहुत लेट मिलने देखते हैं। फिर है गवर्नमेंटल रेस्पॉन्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। जब भी कोई इस तरीके का डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर के टाइम गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स होता है शहर और गांव में ये अलग तरीके का होता है। जो भी अर्बन एरियाज यानी कि शहर के एरियाज़ है वहाँ पर बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इमरजेंसी सर्विसेज होती है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। लेकिन गांव में इस तरीके का कोई सर्विसेज नहीं होती है। इस वजह से वहाँ पर जो इनिशिएटिव लेना पड़ता है वो लोगों को ही लेना पड़ता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडिंग है या फिर जो सहायता है वो बहुत लेट पहुँचती है। फिर देखते हैं कल्चरल एंड सोशल रेजिलियंस। यहाँ पर कल्चर और सोसाइटी में अपना सोशल रेजिलेंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है ये डिज़ास्टर के वजह से। यहाँ पर सोशल डिज़ास्टर हो या फिर नेचुरल डिज़ास्टर हो, जो कोई भी डिज़ास्टर हो, इसके वजह से कल्चर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। खासकर जो रूरल सेटिंग है वो लोग को डिज़ास्टर के वजह से अपने जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट भी करना पड़ सकता है। इस वजह से उनका कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और शहर के एरिया में भी हम इस तरीके का प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो सोशल और नेचुरल डिज़ास्टर है ये अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ में हम देखते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है वो रूरल्स एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शहर के जो एरिया है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे इमरजेंसी सर्विसेज होती है, जिसके वजह से वो लोग शहर के जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है गाँव के मुकाबले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पर जब क्वेश्चन पे आप देखोगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं सिर्फ 2 सॉल्व करा रहा हूँ और आप एग्जाम में यही 2 लिख सकते हो या फिर अपने आप से भी कुछ और ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो सॉल्व कराऊंगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम पहले जानते हैं संस्कृताइजेशन बेसिकली है क्या।
संस्कृताइजेशन बेसिकली एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के जो प्रोसेसेस है, जो सिस्टम है, उसको एडॉप्ट करना चाहते हैं। उनका जो कास्टम, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस है हायर कास्ट के, उनको एडॉप्ट करना चाहते हैं लोअर कास्ट, ताकि वो लोग सोसाइटी में एक बेहतर पोजीशन पे पहुंच सके। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। अब देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का अगर की कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कल्चरल इमिटेशन। जो भी लोअर क्लास के लोग हैं वो अपर क्लास के कल्चर को इमिटेट करते हैं। उनका जो लैंग्वेज, रिचुअल, हैबिट्स है, इन सारे चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो प्रेस्टीज है, सोशल प्रेस्टीज है, वो बढ़ जाए। फिर है रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। लोअर कास्ट के लोग रिलीजियस ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो एक बेहतर पोजीशन पे जाए, कास्ट हायरार्की में उनका बदलाव आए। इस वजह से वो लोग अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी बहुत सारे बदलाव करते हैं। खासकर जो अपर क्लास के लोग हैं, जिस तरीके का प्रैक्टिसेस करते हैं उस तरीके का प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। फिर है सोशल मोबिलिटी। यहाँ पर संस्कृताइजेशन के द्वारा लोग सोशल मोबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं। जो भी लोअर क्लास के लोग हैं वो अपना मोबिलिटी को चेंज करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा कास्ट सिस्टम ये चीज़ हमें नहीं देता है। लेकिन फिर भी अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे रखने के लिए लोग ये कोशिश करते हैं। यही बेसिकली हमारा संस्कृताइजेशन है। अब ये संस्कृताइजेशन के वजह से हमारा सोशल स्ट्रक्चर में क्या इम्पैक्ट आता है? ये संस्कृताइजेशन के वजह से हमारा सोशल स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे बदलाव देखते हैं। खासकर जो विलेजेस है वहाँ पर लोअर कास्ट के लोग हायर कास्ट को इमिटेट करते हैं, उनके प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। इस वजह से उनका जो ओरिजिनल सिस्टम है, उनका जो ओरिजिनल कल्चर है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। यहाँ पर उनका जो कल्चर है उसको हम धीरे धीरे ख़त्म होते हुए देखते हैं। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, ये जो संस्कृताइजेशन है ये हमारे कल्चर, रिलीजन और सोशल मोबिलिटी के हिसाब से इंडियन सोसाइटी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, जो हमारी सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव ला रहा है और किस वजह से बदलाव ला रहे हैं, ये हमें समझने में मदद करता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट जो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स ऑन ए ग्लोबल स्केल। यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के रैपिड एडवांसमेंट के वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में। अब इस ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम क्या क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं? हम देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जो इकोनॉमी होता है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हम देखते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर कैपिटल फ्लो बहुत ज़्यादा होते हैं। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हम देखते हैं। फिर है कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर जो कल्चर है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिक्सअप होता है और कल्चरल जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी होते हैं। इस वजह से हम नए तरीके का एक कल्चर देख सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबल कल्चर के हिसाब से भी एक अलग कल्चर क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी ग्लोबलाइजेशन के वजह से और धीरे धीरे बढ़ती है और साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग तरीके का कल्चर है वो अपना आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपना वैल्यूज़ को भी एक्सचेंज करते हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के आसपास आ रही है। इसके वजह से टेक्नोलॉजी भी और बेहतर हो रही है। खासकर इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन के वजह से हमारा ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का जो सिस्टम है वो और भी बढ़ रहा है और लोगों तक चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट पहुँच रही है। फिर हम देखते हैं सोशल इनइक्वालिटी एंड पावर डायनामिक्स।
यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से पॉजिटिव तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन साथ साथ हम सोशल इनइक्वालिटी और पावर डायनामिक्स में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं। सोशल इनइक्वालिटी यानी कि जो अमीर नेशंस है, यानी कि जो पावरफुल नेशंस है, वो दिन ब दिन और पावरफुल और इकोनॉमी से भी बेहतर हो रहे हैं, और जो गरीब कंट्रीज़ है जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो दिन ब दिन और गरीब होती जा रही है। यहाँ पर कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी देखते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारा एक ग्लोबल कल्चर क्रिएट हो रहा है जो हमें हमारी सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को असाइनमेंट का सल्यूशन प्रोवाइड करूं, लेकिन अगर आप लोगों को अपने ओर से कुछ भी ऐड करना हो तो आप लोग फ्रीली ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने मेरे चैनल पे आप लोग बहुत सारे प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट से आप लोगों को चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट से डिटेल क्लास ले सकते हो। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।